मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपके यूनिट 3 जो कि आपका है साइकोलॉजी एंड लर्निंग। ठीक है, आपको मनोविज्ञान के बारे में और अधिगम क्या होता है उसके बारे में जानना है और पूरा पढ़ेंगे हम। एक लंबी यूनिट रहेगी ये, हो सकता है वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका रिलेवेंस क्या है, क्या स्कोप है एज आ एजुकेटर के लिए, एक एजुकेटर के लिए मनोविज्ञान का क्या स्कोप है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। बात करते हैं मीनिंग के बारे में कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का ही रूपांतरण एक शब्द है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी तथा एक लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, ये साइकी का जो मतलब है ये समय के साथ धीरे धीरे बदलता चला जाता है, लेकिन लोगस का मतलब अपने आप में स्थिर रहता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी तथा दूसरा लोगस। और साइकोलॉजी में ये दोनों शब्द जो हैं उसमें जो साइकी है उसका मतलब समय के साथ बदलेगा, लेकिन लोगस का मतलब हमेशा अध्ययन करना ही होता है। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब जो दर्शन शास्त्र है वो जननी है मनोविज्ञान की। इसी दर्शन शास्त्र, पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में दर्शन शास्त्र से अलग एक विषय बनाया गया जो है मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये अरस्तु और प्लेटो हैं दर्शन शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक जिन्हें थे। ठीक है, तो आत्मा के अध्ययन के रूप में ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है। वो आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती, उसी आत्मा का अध्ययन ये मानते थे कि वो क्या करता है, मनोविज्ञान। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आता है, तो समय के साथ धीरे धीरे लोगों के विचार में परिवर्तन आया कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती तो उसका फिर अध्ययन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के लगभग मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। पहले जो आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान था वो अब मन का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान हो गया, जिसमें प्रमुख दार्शनिक थे जैसे हांस थे, लॉक थे, कांट थे। ये महत्वपूर्ण कुछ दार्शनिक थे। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 1870 ईस्वी तक मानी थी। 1870 तक लगभग यही माना जाता था कि मनोविज्ञान जो है एक मन का विज्ञान है। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मन के एक लेब्जन विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, मनोविज्ञान की आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लेब्जन नामक लेब्जन विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया था। इसी समय से जो मनोविज्ञान है उसको एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। मन के अध्ययन तक मनोविज्ञान का जो अध्ययन था वो दर्शन शास्त्र के साथ ही किया जाता था, लेकिन 1879 में क्या हुआ कि विलियम वुंट ने जब एक लिब्जिंग शहर में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी स्थापित कर दी, तो वहाँ से मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में दर्जा जो है वो मिलने लगा। तो इस समय साइको का अर्थ हो गया आत्मा, फिर मन से बदलकर अब चेतना कर दिया गया था। तो चेतना अनुभूति का अर्थ है संवेदना, कल्पना, प्रतिमान, भाव आदि। ठीक है, तो मतलब पहले आत्मा था, फिर मन आया, फिर मन से फिर चेतना पे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनोविज्ञान कहाँ तक जाता है। तो चेतना की परिभाषा मानने वाले मनोविज्ञानी में संरचनावादी कहा जाता था। संरचनावादी की परिभाषा में त्रुटि होने के कारण मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा दी गई, जो व्यवहारवादियों में जे.बी. वाटसन सबसे प्रमुख थे। ठीक है, जे.बी. वाटसन जो बहुत प्रमुख माने जाते थे उस टाइम। तो इन मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार का अध्ययन करने के कारण व्यवहारवादी कहा गया। अब मनोविज्ञान पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, अब वर्तमान में मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, इसकी परिभाषाओं को एक वस्तुपरक विज्ञान माना गया, क्योंकि इसमें व्यवहार से संबंधित तीनों पक्ष क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता था। तो ये आपका मनोविज्ञान था, उसका पूरा आपने इतिहास पढ़ा कि कैसे मन से, आत्मा से मन, मन से चेतना, चेतना से व्यवहार तक आया। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जो साइकोलॉजी है, मतलब जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का मतलब क्या है, जो व्यवहार का अध्ययन करता है, जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे का हमें चीज़ें बताता है, उसके जो भी सिद्धांत, जो भी नियम कानून है,
उसका अध्ययन करके, मनोविज्ञान की पढ़ाई करके जब हम उसको शिक्षा में अप्लाई करते हैं, जैसे हम बच्चे के कौन सी शिक्षण विधि जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसका अध्ययन करके हम बच्चे पर जो शिक्षण विधियाँ लगाते हैं वो आपका कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब मनोविज्ञान के रूल, सिद्धांत, उसकी विधियाँ, इन सब का अध्ययन करके जब हम उसका उपयोग शिक्षा में करते हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं, वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, हम 1-2 ही पढ़ेंगे क्योंकि एक लंबा PDF ये है, तो इसको ख़त्म करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होंगे। तो मैं जो है वो चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पूछा है, तो स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मतलब जहाँ से सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये परिभाषा है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। मतलब जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों का हर तरफ से विकास हो सके, यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तथा साथ ही साथ मानव स्वभाव को समझने में शिक्षकों की मदद करना, साथ साथ ये भी है ताकि मानव जो स्वभाव है उसको समझा जा सके। तो मानव स्वभाव को समझना भी जो है इसका उद्देश्य होता है। अगला है शिक्षकों की सहायता करना। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना। मतलब जो शिक्षक हैं उनके कार्यों में मदद करना कि वो मनोविज्ञान की सहायता से बच्चे को समझ पाए और बच्चे को पढ़ाने में मनोविज्ञान के नियम कानून को लगा सके। तो इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षक सही शिक्षण कार्यों को समझ लेता है जिससे उसको शिक्षा कराने में अधिक लाभ जो है वो होता है और बालकों को शिक्षण सही तरीके से करने में मदद भी मिलती है। जैसे एक शिक्षक जब बच्चों को समझना ज़रूरी होता है ये समझना कि बच्चे की नीड क्या है। अगर बच्चे की नीड को समझ लिया जाता है, उसकी रुचि को समझ लिया जाता है, तो फिर बच्चे को पढ़ाना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार, कमियां, असफलता आदि को समझने में मदद करता है। एक शिक्षक को मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान कि वो बच्चे की कमियों को, उसकी रुचियों को, उसकी असफलताओं को, उसके व्यवहार को, उसके अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको वो ठीक ढंग से समझ पाए और उनके शिक्षार्थियों के जो व्यवहार को सहानुभूतिपूर्वक जो है वो समझ करके उसमें मदद भी कर पाए। बालकों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। जब अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो अलग अलग बच्चों को समझने के लिए जब शिक्षक अलग अलग बच्चों को समझ पाएगा तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हुए भी उनको शिक्षा दे पाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को अपने आप को भी समझने में मदद करता है। ठीक है, एक शिक्षक को भी जो है खुद को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मदद करता है। अगला है उचित पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद। एक उचित पाठ्यक्रम तैयार करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मदद करता है, जहाँ से हम बच्चे की मानसिक क्या क्षमता है, उसकी क्या रुचि है, ठीक है, उसकी अभिक्षमता क्या है बच्चे की, इन सब अवयों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो हम करते हैं। उचित व्यवसाय निर्देशन प्रदान करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का रोल होता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षार्थियों को उचित व्यवसाय निर्देश करता है, क्योंकि सभी शिक्षार्थी जो हैं वो सभी प्रकार के व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होते। मतलब हर एक बच्चा एक ही तरह के व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होगा। तो जब हम अलग अलग बच्चे को समझते रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, तो उन बच्चों की अकॉर्डिंग, उन बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, उन बच्चों की योग्यता के अकॉर्डिंग हम उनको एक सही निर्देश, उनके व्यवसाय के लिए एक सही निर्देश देने में भी सफल रहेंगे। अगला है उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो स्किनर ने सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा था। अतः शिक्षा मनोविज्ञान जो उद्देश्य है वो सिखाने की उचित विधि को प्रस्तुत करना है कि मतलब जिस बच्चा है अगर वो खेल विधि के माध्यम से सीख सकता है तो उसको खेल विधि के माध्यम से सिखाइए, समस्या समाधान विधि के माध्यम से सीख सकता है तो समस्या समाधान विधि के माध्यम से सिखाइए। तो अलग अलग विधि से, जिस भी विधि से वो कंफर्टेबल है उस विधि से उसको सिखाने में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मदद करता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में एक बच्चे के सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से एक उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से, उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से उसको पढ़ाया जाए। और ये सब शिक्षा मनोविज्ञान से संभव है कि अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो उसको शिक्षा में अप्लाई करके एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकता है और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो हो सकता है।
अगला है आपका अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। एक जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है वो केवल शिक्षार्थी शिक्षक का मार्गदर्शन करता है, बल्कि अभिभावकों को भी उचित सलाह देने का कार्य करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान केवल वो बच्चों को लिए ही लाभदायक नहीं है या केवल शिक्षक के लिए ही लाभदायक नहीं है, वो उनके अभिभावकों के लिए भी लाभदायक है कि वो अभिभावक को मार्गदर्शन देने में किस तरह से अभिभावक को टैकल किया जा सकता है, उसको समझने में भी जो है शिक्षक की मदद करता है। मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करने में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह है कि जो शिक्षार्थी हैं सभी उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए उचित प्रकार की मूल्यांकन विधियों की खोज की जाए, जिसके लिए मनोविज्ञान ने विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करके विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच करते हैं। और इन उपलब्धियों के माध्यम से क्या होता है, यह पता चलता है कि शिक्षार्थी किस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मूल्यांकन के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। पहले एक ही प्रकार का जो टेस्ट था वो ले लिया जाता था और उसी से बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाता था, जो कि उचित नहीं था। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अलग अलग विधियों से जो है वो मतलब अलग अलग तरीक़ों से जो है वो बच्चे का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, जब अलग अलग तरीके से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास वहाँ पे होता है। तो एक बच्चे का उचित तरीके से जो है विकास करने के लिए भी ये ज़रूरी है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक का क्षेत्र, मतलब इस जो स्कोप है क्या एजुकेटर्स के लिए, उसको हमको जानना है। ठीक है, तो जो शिक्षा मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा होती है, मतलब जो एजुकेशन है वो आपकी जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, जन्म से शुरू हो जाती है और हम कहेंगे कि गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी माँ से जो है अपने गर्भ में ही सीखता है, जिस तरह से अभिमन्यु ने सीखा था। तो गर्भ से ही स्टार्ट होकर के ये मृत्यु तक जो है वो निरंतर चलती रहती है। और यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बचपन अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो है वो चलता रहता है। और इस द्वारा व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा एवं शिक्षार्थी से संबंधित सभी पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं किस तरह से ये एज ए एजुकेटर के लिए लाभदायक होता है। तो शिक्षार्थियों के जैसे शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक शिक्षार्थी का कक्षा में उपस्थित ना हो। देखिए, एक मतलब आप भी जानते हैं, अगर बच्चे ही ना हो तो फिर पढ़ाना कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे अगर मैं पढ़ाए जा रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं शुरुआत में जब वीडियो डाल रही थी तो बहुत कम लोग देखते थे, लगभग 2-4 लोग देखते थे। तो फिर एक शिक्षक को भी अच्छा नहीं लगता और जो है पढ़ाने की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी नहीं होती। जब तक बच्चे नहीं होंगे वो पढ़ाने की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, जिनके मतलब उनकी अभिक्षमता, अभिरुचि, चिंतन आदि भिन्न भिन्न होते हैं, जिसको एक शिक्षक को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो जैसे एक क्लासरूम रहता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं और वो सारे बच्चों की अलग अलग नीड रहती है। ठीक है, जैसे आप लोग ही हैं, आप लोग कोई कहेगा कि मैम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कराइए, कोई कहेगा मैम शॉर्ट टाइप के ही करवा दीजिए, कोई कहेगा कि मैम पूरा PDF ही करवा दीजिए। तो ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड है और सभी के नीड के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा, हमें मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनकी जानकारी होनी चाहिए और उसी के माध्यम से हम सभी की नीड को जो है आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी के कुछ खास विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की जो है मदद करता है। सीखने की प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए भी एक एजुकेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शिक्षा मनोविज्ञान। लिंडगेन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाकर नए नए संप्रदायों को सीखते हैं तथा अपनी चिंतन प्रक्रिया का पूर्ण संगठित करते हैं। सीखने की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जैसे लिखना, पढ़ना, बातचीत करना आदि। और सीखने की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसका अवलोकन सीधे किया नहीं जा सकता, परंतु वे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और सिखाने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक प्रभाव डालते हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण तथा विस्मरण। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है सीखने की परिस्थिति। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक की मनोवृत्ति, कक्षा की परिस्थिति, स्कूल का वातावरण आदि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक की क्या मनोवृत्ति है और किस तरह का सीखने का इन्वायरमेंट है, कक्षा का किस तरीके से इन्वायरमेंट है,
ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन सब के कारण के द्वारा ही मतलब शिक्षक को यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सीखने व सिखाने का कार्यक्रम किस तरह से जो है वो किया जा सकता है और इससे किन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। ये भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से पता चलता है। मापन और मूल्यांकन में भी हम जो है मापन और मूल्यांकन करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मूल्यांकन की स्थितियों पर अत्यधिक जोर देता है। मापन और मूल्यांकन में शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, शिक्षकों को जांचने जिससे कि शिक्षार्थी उपलब्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता, योग्यता आदि का मापा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उस शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक को जो है मापन की बहुत विभिन्न तरीक़ों का पता चलता है, जिससे वो अलग अलग बच्चे की अभिरुचि, क्षमता इन सब को अच्छी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ठीक है, जो क्लासरूम का किस तरीके से इन्वायरमेंट है उसको समझने में, क्या वो बच्चे के अनुकूल है या फिर नहीं है, उसको समझने में भी मदद करता है। शिक्षकों की समस्याओं को समझने में भी मदद करता है, मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनकी समस्याओं को समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी समझने में मदद करता है और प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने व उसका उपयोग करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में मदद करता है और शिक्षार्थियों को जो है वो मार्गदर्शन देने में भी ये मदद करता है। तो इस तरीके से आपका जो पहला यूनिट था वो ख़त्म हुआ 3.1 का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से 3.2 जो कि हमारा है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। हमें अधिगम के बारे में पढ़ना है, अधिगम के अर्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सीखने के अर्थ एवं स्वरूप को हमें पढ़ना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। मैं आपको इजली वे में समझाती हूँ सीखना क्या होता है। सीखना मतलब है कि किसी व्यवहार की वजह से, ठीक है, या फिर किसी अनुभव की वजह से या फिर प्रशिक्षण की वजह से, ठीक है, इन सब के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं और अपने कोई अस्थाई आपके व्यवहार में, ठीक है, आपके नेचर में कोई अस्थाई चेंज आता है, वही आपका सीखना होता है। जैसे आप डीएड में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग लगी, आपने वहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ों को जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, एक माइक्रो टीचिंग के माध्यम से सीखा। अब वो आपके व्यवहार में भी झलकेगा। ठीक है, जब आप डीएड का पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी टीचर के कुछ ऐसे गुण होंगे जो अस्थायी रूप से आपके अंदर विद्यमान रहेंगे। इसका मतलब है कि आपने अधिगम किया है, आपने कुछ सीखा है। ठीक है, जब कुछ सीखने से या कुछ प्रशिक्षण लेने से या कुछ अनुभव प्राप्त करने से आपके व्यवहार में कोई परमानेंट चेंज आए, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन जो होता है उसको, जैसे आप बीमारी के वजह से अगर मान लीजिए बीमार थे 4 दिन, उसके बाद अभी आपका मन सीधे बिस्तर पे ही लग गया है लेटने में, तो वो आपका अधिगम नहीं है। अधिगम तब होगा जब आप कोई ऐसी चीज़ सीखते हैं जो आपके व्यवहार को अस्थायी रूप से चेंज कर देती है, वही आपकी अधिगम होती है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। मैं एक परिभाषा मतलब आपको समझा देती हूँ, बाकी जो है आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, सीखना व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतर शक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाएं जैसे मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने पीने से उत्पन्न होते हैं द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। जो सीखना है वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए किसी थकान की वजह से या बीमारी की वजह से या और किसी औषधि को खाने की वजह से अगर आप में कोई चेंजमेंट आ रहा है, आपके बिहेवियर में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम सीखने के द्वारा मतलब सीखना नहीं कह सकते हैं। जब कोई परमानेंट चेंज आपके व्यवहार में अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से आता है तो वो आपका सीखना कहलाता है। अगला है सीखने की कुछ बातें, मतलब व्यक्ति सीखता क्यों है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। और सीखने के प्रकार बात करते हैं तो वो बहुत सारे प्रकार हैं, आशुबेल के अनुसार दिए गए हैं। जैसे अभिग्रहण द्वारा सीखना, मतलब एक है, मतलब जो है कोई चीज़ सामने से अगर प्रेजेंट हो रही है उसको हमने देख के सीख लिया। ठीक है, अभिग्रहण का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ और मेरे बोलने के माध्यम से आप लोग ग्रहण करके सीख रहे हैं। ठीक है, अगला है अन्वेषण सीखना, मतलब खोज करके कोई चीज़ सीखना। जैसे आपको मान लीजिए कहीं पीडीएफ नहीं मिल रही थी, ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको पीडीएफ नहीं मिल रही थी, आपने इस चैनल पे खोजा, उस चैनल पे खोजा, ठीक है, उसका अंदर का जो मैटर था आपने उसको पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, उस बुक से पढ़ा, तरह तरह की चीज़ों को आपने खोज करके इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई की, तो वो अन्वेषण द्वारा सीखना है। अगला है रट कर सीखना, जैसे मेमोराइज करके हम सीखते हैं, कोई लिखा गया है नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लिया। उसके बाद अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल सीखने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है अन्वेषण, तो आप इस अन्वेषण को अच्छी तरह से समझें कि अन्वेषण का मतलब क्या होता है, कि इसको तोड़ कर पढ़ें। ठीक है, फिर इसके अर्थ को बिल्कुल अच्छी तरह से जानें और फिर आप कोई चीज़ सीखें तो वह अर्थपूर्ण सीखना हो जाएगा।
अब अध्ययन पे गेने का एक सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम आपको समझा देते हैं क्या सिद्धांत है ये। तो ये आप नीचे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने अपना चरण दिया है, ऐसे ही दिया है। मतलब ये सीखना जो होता है ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है, ये जो होता है और ज़्यादा जटिल जो है ये होता जाता है। जो ये अधिगम होता है जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है ये और ज़्यादा जो है वो जटिल होता जाता है। सबसे पहले है सांकेतिक सीखना। मतलब आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दें कि जैसे मान लीजिए आप अपने छत पे हैं और दूसरे छत पे कोई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मेल हैं और दूसरे छत पे कोई लड़की है। तो क्या है कि आप उसको ना कोई संकेत देते हैं, ठीक है, क्या देंगे आप, कोई संकेत देते हैं। आपने संकेत दिया, फिर क्या हुआ, आपने अपना एक स्टिमुलस उनके तरफ भेजा, कोई भी हाथ हिलाया आपने, और उन्होंने उस उद्दीपक के प्रति जो आपने स्टिमुलस भेजा था हाथ हिलाने का, उस उद्दीपक के प्रति उन्होंने क्या किया, अनुक्रिया किया, उन्होंने भी हाथ हिला दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा सीखना हो गया, ठीक है। आगे मैं इसको डिटेल में आपको सब्जेक्ट से जोड़ करके बढ़ाऊँगी, अभी आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आप छत पे हैं, कोई संकेत दे रहे हैं, तो वो हो गया संकेत के द्वारा सीखना। आपने संकेत जो दिया वो मान लीजिए एक उद्दीपक है और वो उद्दीपक पे उनका भी उस दूसरी तरफ से, ठीक है, वो रिस्पांस आता है। तो ये क्या हुआ, एक उद्दीपक और अनुक्रिया, मतलब एक बॉन्ड के द्वारा हो गया, ठीक है। अगला है सरल श्रृंखला सीखना। श्रृंखला का मतलब है अब आप और उनके बीच में एक चैन का निर्माण होगा, ठीक है, चैन का निर्माण होगा। जैसे आपने हाथ हिलाया तो उधर से भी हाथ जो है आ गया, तो अब क्या हुआ, आपको लगा कि बात तो बन गई। अब बात बन गई तो क्या हुआ, जब बात बन गई तो आप और उनके बीच में कोई ना कोई चैन तो क्रिएट होगी ही, ठीक है। अब आप दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, शाब्दिक सहचर्य होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि बस इशारों में ही बात होगी, शब्दों का भी इस्तेमाल होगा। अब आप शब्दों से भी बोल रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, विभेदीकरण होगा। मतलब आप जब शब्दों से बोलेंगे, बात करेंगे, तो किसी न किसी बात पे लड़ाई भी होगी, तो विभेदीकरण भी हो जाएगा आपका उनका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तब फिर एक कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि ठीक है, मैं मना कर रही हूँ तो आप ये बात मत करिएगा, और आप मना कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट फिर आपका बन गया, और जब आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो आपने उस पर एक रूल भी बना दिया। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट बना के आपने समझा, जैसे मान लीजिए लड़ाई हो गई, अब आप दोनों ने कहा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ इस पर इसका कोई भी तोड़ निकालना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को फिर एक नियम आप बनाते हैं, और जब आप नियम बना लेते हैं तो आपकी समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है, और आप दोनों का जो संबंध है वो आगे तक चलता रहता है। तो यही स्टेप, यही 8 स्टेप जो हैं ये गेने ने दिया था। इन्होंने इसको सीखने से जोड़ करके बताया, ठीक है। आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा इस माध्यम से कि एक संकेत आता है, कोई एक छत पे है जो एक संकेत देता है, और उस संकेत को देख करके आप भी कोई जो आपका स्टिमुलस आ रहा था, जो दीपक आ रहा था, आपने भी उसकी तरफ कोई अनुक्रिया दी, और उससे आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, मतलब एक चैन बन जाती है। और जब चैन बन जाएगी तो इंसान बोलेगा भी, ठीक है। तो वो शब्दों के माध्यम से भी बात होगी, और जहाँ पे शब्द होते हैं वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, और लड़ाइयाँ होंगी तो कुछ ना कुछ आप दोनों में विभेद भी हो जाएगा। और जैसे ही विभेद होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमें साथ रहना है, तो हमें किसी न किसी कॉन्सेप्ट को बनाकर चलना है। तो आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, फिर आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ नियम कानून बनाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नियम है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं। और जैसे ही आप नियम बना लेते हैं, नियम को फॉलो करते हैं, फिर क्या होता है कि आपकी समस्या का जो है वो समाधान हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और मैं आपको अधिगम से जोड़कर बता दूं कि जैसे क्या होता है कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है, मतलब जो है सिग्नल वो हम तक पहुंचता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हम उन दो सिग्नल के बीच में जो है वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, मतलब कोई उद्दीपक है उसके प्रति हमारी कोई अनुक्रिया रहती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उसमें और सारी नई नई चीज़ों को ऐड करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। फिर उसमें हम शब्दों के माध्यम से उसको, मतलब मौखिक रूप से जो है हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब उन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि जैसे एक चीज़ ये है तो उसके बीच में क्या, दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में क्या डिफरेंट होता है, क्या उनमें समान है, तो वो विभेद हम करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में। और फिर किसी संप्रत्यय का हम निर्माण करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और ये दूसरी बातें
क्या हैं, फिर उस पर कुछ नियम बनाते हैं हम, और नियम बना करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। यही रॉबर्ट ग्रीन द्वारा दिया गया अधिगम का जो हायरार्की था यही है। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आपको रिवीजन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। रिवीजन ज़रूर करिएगा आप लोग। जो पढ़ा दिया जाए ऐसा ना हो कि एक बार वीडियो देखकर ही चले जाएं आप लोग। रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, मैं ज़रूर कहूँगी कि रिवीजन ज़रूर करिएगा। कोई ये टीचर आपको पढ़ा सकता है, लेकिन आप तभी उसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं जब आप उस पर खुद से ही वर्क करेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 सिद्धांत दिए थे जो प्रमुख नियम कहे जाते हैं। पहला है तत्परता। तत्परता का नियम ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ सीखने के लिए तत्पर होंगे तभी आप उसको बेहतर सीख पाएंगे। अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर नहीं सीख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग मतलब सीखने के लिए तत्पर हैं तभी आप अलग अलग चैनल्स को जो है देखते हैं, कभी एग्ज़ाम ट्रिकी, कभी शालिनी बियॉन्ड स्टडी, कभी आपका स्पेशल एजुकेशनल हब। तो अलग अलग जो टीचर्स हैं जो आपके स्पेशल फील्ड में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप अलग अलग चैनल को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तत्पर हैं पढ़ने के लिए। अगर आप तत्पर हैं तो आप सीखने के लिए भी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप तत्पर नहीं रहेंगे, सिर्फ आप जो है किताबों सिर्फ एक ही कोई माध्यम लेकर के बैठे रहेंगे, तो फिर आपका सीखना भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सीखने के लिए ज़रूरी है तत्पर रहना। अगला है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि जो है हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ पर अभ्यास करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ तत्पर ही रहें, तो ज़रूरी ये भी है कि आपके अंदर अभ्यास करने का भी गुण है। जैसे आप तत्पर तो हैं, अलग अलग चैनल्स को देख तो रहे हैं, लेकिन आप उस पर अपना खुद का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन नहीं करेंगे, कोई भी चैनल हो, कोई भी टीचर हो, आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दे, वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक आप उस पर रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है अभ्यास करना। ठीक है, तो ये अभ्यास का नियम है कि आपको चीज़ें अधिगम तभी होंगी, मतलब अधिगम तभी प्रभावी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, जब आप उस पर अभ्यास भी करेंगे। और अगला है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जिसे आप संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ये प्रभाव का नियम ये होता है कि ये कहा जाता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसको सीखते हैं, जैसे आप लोगों ने इस चैनल पे अपना पहला पेपर का जो है वीडियो देखा, दूसरे पेपर का वीडियो देखा, और आपको लग रहा है कि हाँ इस चैनल से पढ़ करके हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा होगा कि आपके लिए आप इस चैनल पर दोबारा आएंगे और सीखेंगे। ठीक है, और अपने क्वेरीज रखेंगे कि आपको अगर मान लीजिए आप मैसेज कर रहे हैं और आपके मैसेज का कोई रिप्लाई ही ना मिले, आप संतुष्ट नहीं होंगे, असंतोष आएगा, तो फिर आप दोबारा मैसेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मैसेज किए जा रहे हैं, सामने से रिप्लाई आता जा रहा है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर करते रहेंगे। ठीक है, तो यही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और अगर उसका परिणाम अच्छा आता है, तो फिर हम उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है फिर हम रहते हैं तत्पर। लेकिन अगर वो सीखना हमारे लिए प्रभावी ना हो, या कोई भी चीज़ हम सीखें एग्ज़ाम में आए ही ना, तो फिर वहाँ पे वो सीखना जो है वो अधिगम जो है उतना प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 सिद्धांत था उनके। बाकी ये कुछ गौड़ नियम भी थे उनके, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्यता का नियम। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, और आप लोग ने पढ़ रखा भी होगा कि ये सारे नियम क्या हैं। चलिए, तो ये दिया गया है। और अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत भी था। ठीक है, तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे, मतलब कि हिंदी में नाम जानना चाहेंगे तो बहुत सारे नाम हैं इसके थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। और अगर आप इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो ट्राई एंड एरर कहते हैं इनके सिद्धांत को, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्या है मैं वो आपको समझा देती हूँ। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी का मतलब है जो कि बिहेवियर को बार बार अभ्यास के थ्रू जो है बदलने का प्रयास करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने कुत्तों पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो एक बिल्ली पर था। ठीक है, वो गलती से हो गया कि वो पावलॉव का सिद्धांत था कुत्ते पर प्रयोग। ये थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली थी, ठीक है, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, एक भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, और पिंजड़े में बंद करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसको 2-3 दिन तक भोजन नहीं दिया। और फिर चौथे 5वें दिन उन्होंने अचानक उसके सामने, मतलब पिंजड़े के अंदर बिल्ली थी और बाहर उन्होंने भोजन, एक रोटी का टुकड़ा रखा। तो बिल्ली क्या करेगी, जैसे कोई भी इंसान भूखा है तो उसके सामने कोई भी खाने की चीज़ आएगी तो उसके प्रति जो है उसके ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी अनुक्रिया होगी। ठीक है, तो वो जो इन्होंने एक उद्दीपक दिया था रोटी का, तो बिल्ली
बिल्ली उसके प्रति अनुक्रिया कर रही थी, लेकिन बात ये थी कि बिल्ली पिंजड़े के अंदर थी तो पिंजड़ा तोड़ के नहीं आ सकती थी। ठीक है, पिंजड़ा बिल्ली के बस की नहीं थी तोड़ना। तो बिल्ली क्या करती थी, उस पूरे पिंजड़े पे कहीं हर जगह पैर मारती थी, मतलब झपकती थी कि कहीं ना कहीं से पिंजड़ा खुल जाए और मुझे ये रोटी मिल जाए। ठीक है, तो बिल्ली ने बहुत बार प्रयास किया, उससे गलतियाँ भी हुई। एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली का जो पैर है वो एक लीवर लगा हुआ था, मतलब जिसे आप कुंडी कह सकते हैं, तो उसमें एक कुंडी लगी हुई थी, उस पर पड़ जाता है और जैसे ही उस पर पड़ता है तो बिल्ली का पैर पड़ते ही वो दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है और रोटी खा लेती है। फिर थॉर्नडाइक फिर ले जा करके उसको पिंजड़े में बंद करते हैं। ऐसा जब वो बार बार करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब बिल्ली आसानी से सीधे वो लीवर पर ही पैर मारती और बाहर आकर भोजन कर लेती, क्योंकि वो सीख चुकी थी। अपने प्रयास और त्रुटि के माध्यम से बिल्ली भोजन तक पहुंचना सीख चुकी थी। तो थॉर्नडाइक कहते हैं अधिगम भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अधिगम भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। बार बार जब आप प्रयास करेंगे तो उन प्रयास के माध्यम से आप भी सीख जाएंगे। गलतियां होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गलतियां हों उससे हम कुछ सीखें ना, हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब का जो निर्माण हुआ, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया तो उन्होंने इस बल्ब को बनाने का बहुत बार प्रयास किया था। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बल्ब बन गया था, तो इन्होंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हमने उन हर एक प्रयास से कुछ नई चीज़ों को सीखा है। ठीक है, तो यही थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें प्रयास और त्रुटि दोनों ही होंगी, लेकिन दोनों ही हमें आगे चलकर कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ज़रूर सिखाएंगी। ठीक है, तो अधिगम ऐसा हो सकता है कि अगर आप बार बार कोई चीज़ को सीख रहे हैं, आपसे गलत हो रहा है, जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, गलत होने दीजिए, त्रुटियाँ होंगी तो सुधार भी होगा। जैसे समस्या है तो समाधान भी होगा, लेकिन समस्या नहीं है तो समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उसका सुधार भी हो सकता है, आप वहाँ से सीख भी सकते हैं। यही सिद्धांत था और यही कहना चाह रहे थे थॉर्नडाइक जी। अगला है थॉर्नडाइक के क्या सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया कि यही है कि जो है हम जितना अधिक मतलब प्रयास करेंगे और प्रयास में अगर गलतियाँ होती हैं तो हमें डरना नहीं है और हमें उन गलतियों से सीखना है। गलतियाँ भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो थॉर्नडाइक के नियमों का शैक्षिक महत्व, उसने केवल पशु पर ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी सीखने की प्रक्रिया बार बार प्रयत्न करने पर भूल सुधार कर आगे बढ़ने के रूप में है। एक बच्चा जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तब वह प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रयोग में लाता है। तो अध्यापक को इस बात का ध्यान मतलब समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनके विद्यार्थियों को कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, किन बातों को याद रखते हैं। उससे संबंधित उद्दीपक और अनुक्रिया के संयोग को पुनरावृत्ति, अभ्यास कार्य और प्रशंसा तथा पुरस्कार आदि दे करके अधिक दृढ़ बनाया जा सकता है। देखिए, व्यवहारवादी जो थे ना, वो पुरस्कार जो है वो देने पर जोर देते थे, मतलब बच्चे को बाह्य रूप से प्रेरित करके उसको सिखाना चाहते थे। बाह्य रूप से प्रेरित करने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा सीखना नहीं चाहता ना, तो कहते थे कि एक चॉकलेट दे दीजिए, बच्चे को पसंद है ना, तो वो आप कहेंगे कि बेटा अगर 10 नंबर लाए तो फिर मैं आपको जो है चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा उस चॉकलेट के लिए सीखेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यवहारवादी मानते थे और इस तरीके से बच्चे को सिखाने पर जोर देते थे। तो सीखने से पहले बच्चे को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, अतः बच्चे को कैसे सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्राप्त होती हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को समुचित उपयोग करना चाहिए और एक परिस्थिति जो कुछ भी सीख ले दिया जाता है उसे दूसरी परिस्थिति में पूरी तरह से उपयोग करने में भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे बिल्ली ने एक परिस्थिति में सीखा था कि वो बार बार पिंजड़े पे पंजा मार रही थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता था, लेकिन उन्होंने एक परिस्थिति सीखी कि अगर हम इस जगह पे पैर मारेंगे तो हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए। ठीक है, तो वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से वो सीखी और उसका उपयोग वो दूसरी परिस्थितियों में भी कर सकती थी। उसी तरीके से बच्चे को भी ये कह रहे हैं कि बच्चे को भी जो है हमें इसका शैक्षिक महत्व यही हो सकता है कि बच्चों को भी जो है हमें इस तरीके से करना चाहिए कि उनकी एक परिस्थिति में जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसको दूसरी परिस्थितियों में किस तरह से संशोधित करके हम लागू कर सकते हैं, उसको सिखाना चाहिए। बच्चों को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा गलती हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप प्रयास तो करिए। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। समस्या का हल एकदम बच्चे के सामने न रखकर उसको हल खोजने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने नियमों और सिद्धांतों के द्वारा अधिगम की तरह से उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित बनाया तथा पीड़क को सीखने की प्रक्रिया को कहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है। अगला पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत आपका आता है, मतलब पावलोव का सिद्धांत आता है।
ठीक है। तो पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने 1904 में जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। इनका जो सिद्धांत था वो आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं पावलोव के सिद्धांत को, या एस टाइप अनुबंध कहते हैं, मतलब एक स्टिमुलस के साथ जोड़ करके ये अनुबंध करने की बात करते हैं। मैं आपको इनका सिद्धांत समझा देती हूँ। ठीक है। तो पावलोव का सिद्धांत था, पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ता लिया था। ठीक है। ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तो इन्होंने कुत्ता लेकर क्या किया कि कुत्ते की जो लाल ग्रंथि थी, कुत्ते की लाल ग्रंथि पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था और इन्होंने उस पर एक कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसमें एक नली लगा दी थी ताकि कितनी मात्रा में लाल जो है कुत्ता टपका रहा है उसको वो जान पाए। तो इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को जो है एक रोटी दी, जैसे एक इन्होंने बताया UCS तथा UCR के बारे में। ठीक है। मैं बता दे रही हूँ इसको। तो UCS के बारे में और UCR के बारे में बताया, मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग रिस्पांस। मतलब इन्होंने कहा कि जब हम कोई एक स्वाभाविक उद्दीपक देते हैं बिना किसी कंडीशन के, हम जो है कोई उद्दीपक अगर हम देते हैं, कोई स्टिमुलस देते हैं, तो उसके प्रति जो अनुक्रिया आएगी वो भी अस्वाभाविक ही आएगी। ठीक है। जैसे अगर आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं तो लार का आना स्वाभाविक है, क्योंकि रोटी एक मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है। मतलब रोटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है तो रिस्पॉन्स भी एक अस्वाभाविक ही आएगा। ठीक है। और अगर आप कोई जैसे किसी बॉन्ड के साथ बना करके, जैसे इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ता था, उसको पहले रोटी दी, तो रोटी पे जो है कुत्ते की लार टपकती है, तो वो तो जाहिर सी बात थी, कुत्ते की लार टपकी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया। एक घंटी बजाते तब रोटी देते, घंटी बजाते रोटी देते, घंटी बजाते रोटी देते, इस तरीके से इन्होंने करना आरम्भ किया। और एक समय ऐसा आया कि जब इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई ना तो भी कुत्ते के मुँह से लार टपकने लगी, क्योंकि कुत्ता जानता था कि मतलब कुत्ते को ये इन्होंने कुत्ते के साथ एक बॉन्ड बना दिया था कि जैसे घंटी बजती है ना तो आपको भोजन मिलता है। ठीक है। तो कुत्ता ये समझने लगा था कि आप जैसे ही वो घंटी बजा दिए, भोजन नहीं दिया, लेकिन तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था। ये कहते हैं कि बच्चे को सिखाना है तो एक बॉन्ड बना करके उनको सिखाइए, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करिए और उस बॉन्ड के माध्यम से बच्चों को आगे चीज़ें को सिखाइए। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल और आपको देना चाहें तो जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे टीचर हैं जो बहुत जो है सख्त टाइप के हैं, तो वो टीचर मान लीजिए एक डंडा लेके आते हैं। तो जैसे टीचर आते हैं, डंडा लेके आते हैं और डंडा रख देते हैं, डंडा को देखते ही सारे बच्चे शांत हो जाते हैं और ये पर डे चलता है 300 दिन। ठीक है। एक दिन क्या होता है, टीचर नहीं आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक डंडा जो है वो ला करके क्लासरूम में एक प्यून जो है वो डंडा ला करके रख देता है, तो बच्चे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का बॉन्ड उस डंडे के साथ बन चुका है। बच्चा जानता है डंडा आया है तो टीचर भी आएगा। ठीक। तो ये इस तरह से सीखने पर बल देते हैं ये कि किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का बॉन्ड बना करके आप बच्चों को सिखाइए तो वो बेहतर सीखेंगे। ठीक है। तो पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना था और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के एक सहचर स्थापित करता है, जिसे पावलोव ने सीखना कहा है। पावलोव के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी कि पावलोव कहते थे कि CS तथा UCS का समय अंतराल, CS का मतलब होता है कंडीशनिंग जो स्टिमुलस है और UCS का मतलब होता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि पावलोव के सिद्धांत में जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं, जैसे पावलोव का सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी आपके निमोनिक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, आपको उन सभी के पूरे नाम पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप CS आ रहा है कंडीशनिंग स्टिमुलस, UCS आ रहा है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें लगभग 8-10 फुल फॉर्म ही होंगे, पूरा आप पढ़ेंगे जब पावलोव के सिद्धांत, तो वो सब आपको पता जो है वो होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि CS और UCS का जो समय अंतराल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि घंटी आप आज बजा रहे हैं और भोजन आप परसों दीजिए। ठीक है। इस तरीके से नहीं होना, इस तरीके से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एक मतलब थोड़ा मतलब बहुत कम टाइम ड्यूरेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे आपने घंटी बजाई तो जस्ट 5 सेकंड बाद आपको भोजन भी दे देना है, वरना बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो उद्दीपक है वो जैसे दो सेम उद्दीपक के मध्य तो कहीं बॉन्ड ना बन जाए। जैसे आप जिस टाइम पे घंटी बजा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी टाइम पे विद्यालय की भी घंटी बजती है। ठीक है। तो कुत्ता उस विद्यालय की घंटी के साथ भी जो है वही अनुक्रिया करेगा जो वो आपकी घंटी के साथ करता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला है विभेदीकरण।
विभेद की जो घटना है वो सामान्यीकरण के ही लगभग समान होती है। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए गए प्रयासों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जानवर या मूल मतलब जो अनुबंधित उद्दीपक तथा उद्दीपकों के बीच अंतर करता है। इसका यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति सिर्फ मूल अनुभव उद्दीपक के प्रति ही क्रिया करता है तथा समान उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता। मतलब कि उसमें विभेद का भी होता है कि जैसे अगर आप एक बॉन्ड अच्छे से क्रिएट कर देते हैं तो कुत्ता सिर्फ घंटी के प्रति ही लार टपकाएगा, विद्यालय की घंटी के प्रति कोई लार नहीं टपकाएगा। ठीक है। विलोप या स्वतः पुनर्लाभ, इसका मतलब है कि जब पुनर्बलन है या स्वाभाविक जो उद्दीपक की उपस्थिति में व्यक्ति में अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो बार बार की जाती है, तो इससे जो इसकी शक्ति है धीरे धीरे घटती जाती है और ये विलोप होता जाता है। मतलब जैसे अगर आप वही चीज़ें बार बार कर रहे हैं, जैसे आप जो है घंटी बजा रहे हैं भोजन नहीं दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं भोजन नहीं दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं भोजन नहीं दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब कुत्ता जो ये बॉन्ड कुत्ते और घंटी के बीच में क्रिएट हुआ है ना, ये टूट जाएगा, मतलब ये विलोप हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि कुत्ता समझ जाएगा ना, मतलब कितनी बार जैसे मान लीजिए डंडा आ जा रहा है, टीचर आ ही नहीं रहे, डंडा आ रहा है, टीचर आ ही नहीं रहे, अगर ऐसा 10 दिन भी हो गया तो बच्चे का जो बॉन्ड बना है ना उस डंडे के साथ कि डंडा देख के वो डर जाता था, वो ख़त्म हो जाएगा उसका। ठीक है। और स्वतंत्र पुनर्लाभ की जो घटना है मतलब विलोपन से ठीक या काफ़ी संबंधित है। जब कोई सीखी हुई अनुक्रिया का विलोप हो जाता है तथा थोड़े समय बीतने के बाद यह दूसरी अनुक्रिया से संबंधित उद्दीपक को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वह व्यक्ति उसके प्रति भी मतलब अनुक्रिया करता है, इसे ही पुनर्लाभ कहते हैं। जैसे क्या था कि जैसे मतलब विलोपन तो हो गया था कि जैसे टीचर आता था तो जैसे डंडा आ जाता था, टीचर नहीं आता था, डंडा आ जाता था, टीचर नहीं आता था, तो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि बच्चे अब डंडे से डरना छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन दोबारा से अगर टीचर क्लासरूम में आ जाता है तो फिर से 1-2 दिन अगर लगातार टीचर आता है और डंडा भी आता है, टीचर आता है, डंडा भी आता है, टीचर आता है, डंडा भी आता है, तो दोबारा से जो है वो बच्चे का बॉन्ड उस डंडे के प्रति बन जाएगा। ठीक है, यही कहा गया है। अगला है पुनर्बलन। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में एक पुनर्बलन संप्रत्यय है, मतलब पावलोव ने स्वयं पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसकी वजह से स्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग किया है। इसके प्रयोग में पुनर्लाभ मतलब पुनर्बलन का जो मतलब पुनर्बलन जो है वो भोजन था इसमें, जिसके प्रति कुत्ता अनुक्रिया करता था। जैसे पुनर्बलन का मतलब ये है कि जो है एक मतलब कुछ ना कुछ मिलना भी तो चाहिए। जैसे कुत्ता लार टपका रहा है तो क्यों टपका रहा है? क्योंकि उसको रोटी जैसा पुनर्बलन मिल रहा है, मतलब भोजन जैसा पुनर्बलन उसको मिल रहा है। ठीक है, तो यही है आपका। तो अब बात करते हैं, मैंने प्रयोग आपको समझा ही दिया क्या इनका प्रयोग था। और अब बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत का कि स्किनर का क्या सिद्धांत था। ठीक है, तो जिस तरह पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था, उसी प्रकार से थॉर्नडाइक और स्किनर ने साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत को दिया था। मतलब साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन भी इसको कहा जाता है, दोनों ही इसी के नाम है। स्किनर ने पावलोव से हटकर सीखने के सिद्धांत को कहा ये एक ऐसी परिस्थिति में रखकर अध्ययन किया गया है जिसमें वह चूहा निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था। देखिए, अगर आप पावलोव के सिद्धांत को देखेंगे तो पावलोव के सिद्धांत में कुत्ते को मतलब कुत्ते का मतलब ये है, कुत्ते को बिल्कुल निष्क्रिय माना गया है। कुत्ता बिल्कुल निष्क्रिय है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट बार बार आपके साथ रिपीट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके नेचर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पावलोव के सिद्धांत में जो कुत्ता था ना बिल्कुल निष्क्रिय था। लेकिन जब आप स्किनर का सिद्धांत अभी हम आपको पढ़ाएंगे, तो स्किनर के सिद्धांत में स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, तो आप देखेंगे कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें जो भी अनुक्रिया करने वाला है वो बिल्कुल एक्टिव है, जबकि पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता जो था वो निष्क्रिय था, एक्टिव नहीं था। इसी उद्देश्य से मतलब अगर हम बात करते हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने एक विशेष बॉक्स का निर्माण किया जिसमें चूहा स्वतंत्र होकर घूम फिर सके और किसी अनुक्रिया विशेष को सीख सके। जिस बॉक्स में कुत्ते को मतलब चूहे को रखा गया था उसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने चूहे, कबूतर, पनुस पर कई सारे प्रयोग इन्होंने किया था और उनके व्यवहार का अध्ययन किया, परंतु स्किनर का चूहे पर किया गया प्रयोग जो था वो काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं स्किनर का सिद्धांत क्या था। तो इन्होंने 2 प्रकार के सीखने के 2 प्रकार बताए, एक प्रतिवादी अनुक्रिया, एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो प्रतिवादी अनुक्रिया क्या थी? एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप जो है वो अनैच्छिक होता है। मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो था वो एक ऐसी अनुक्रिया को कहते हैं जिसमें अस्पष्ट उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती रहती है, जिसका स्वरूप जो है अधिक ऐच्छिक होता है, जैसे टहलना, बातचीत करना आदि।
ठीक है। प्रतिवादी अनुक्रिया को यस टाइप अनुबंधन कहते हैं और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को आर टाइप अनुबंधन। मतलब ये रिस्पॉन्स के प्रति जो है इनका सिद्धांत ज़्यादा वो था, ठीक है, बजाय स्टिमुलस के, ठीक है। तो इनके सिद्धांत को जो है वो आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें पुनर्बलन से तात्पर्य था कि ऐसे उद्दीपक से होता था जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बताता है। मतलब पुनर्बलन का मतलब था, स्किनर वैसे पुनर्बलन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, आगे इनके पुनर्बलन के भी प्रकार हम पढ़ेंगे। तो जो पुनर्बलन था स्किनर का, तो स्किनर ये कहते हैं कि जो स्किनर मतलब पुनर्बलन होता है, पुनर्बलन का मतलब है जो आपको मोटिवेशन देने के लिए जो किया जाता है, जो आपको रिइंफोर्समेंट देता है, तो वो जो आप भविष्य में कोई काम आगे अच्छे से करें उसके लिए होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया है उसको बेहतर ढंग से करें। जैसे अगर आपको ही ये मान लीजिए ये पेपर पूरा सॉल्व करने पर कोई आपको 100 रुपये दे रहा है, तो वो क्या है, वो आपको एक पुनर्बलन दे रहा है ताकि आपके सामने जो स्टिमुलस है उसके प्रति आपकी अनुक्रिया और अच्छी हो। जैसे आपके सामने जो पेपर है, अगर वो सॉल्व करने पर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, तो अगला पेपर भी जब आपको दिया जाएगा तो आप उसको बहुत मन से सॉल्व करेंगे ताकि मुझे अगला 100 रुपये भी मिले, ठीक है, क्योंकि आप भविष्य में जो होने वाली जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और इन्होंने पुनर्बलन अनुसूची भी दिया है, स्किनर ने ही पुनर्बलन जो अनुसूची है उसको भी दिया है। मतलब इसने बताया कि पुनर्बलन जो है वो 2 प्रकार के 2 भागों में बांटा जाता है, एक आंशिक पुनर्बलन, एक सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है जब मतलब कम समय पर, जैसे समय पर थोड़ा दिया जाए। आंशिक का मतलब होता है कि जब आपको थोड़ा गैप में दिया जाए, ठीक है, जैसे आज मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर दे दिया गया, फिर आपने कुछ अच्छा काम किया तो 10-12 दिन बाद फिर आपको कोई भी चीज़ दे दी गई, तो ये आंशिक पुनर्बलन है। सतत पुनर्बलन का मतलब होता है जब तुम कंटिन्यूस दे, जैसे आपने एक सवाल हल किया, एक टॉफ़ी मिल गई, एक सवाल हल किया, एक टॉफ़ी, एक सवाल एक टॉफ़ी, एक सवाल एक टॉफ़ी, इस तरीके से दिया जाता है, तो आपका सतत पुनर्बलन कहलाता है। और आंशिक पुनर्बलन होता है जब फिक्स ना हो कि कब दिया जाएगा, जैसे दिया तो जाएगा लेकिन कब दिया जाएगा ये फिक्स ना हो, कि 4 प्रश्न पे दिया जाए, कभी कभी 9 प्रश्न पे दिया जाए, कभी कभी 12 प्रश्न पे दिया जाए, तो ये आपका आंशिक पुनर्बलन होता है, ठीक है। तो एक सतत पुनर्बलन, एक आंशिक पुनर्बलन, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें भी यही किया गया था कि जो मतलब ये था आपका, ठीक है, चूहा था, तो चूहे को अधिक देर तक इसमें भूखा रखा गया था, जिसके कारण जो अनुक्रिया थी, मतलब बच्चा जो है, मतलब जो चूहा है वो जैसे भूखा चूहा है तो वो बार बार जो है वो अनुक्रियाएं करता था। इन्होंने शेपिंग के बारे में भी बताया था। शेपिंग मतलब व्यवहार को मतलब बदलने का एक तरीका है। शेपिंग के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है, ठीक है। मतलब शेपिंग का मतलब होता है, तो आपसे यही सब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि आंशिक पुनर्बलन क्या है, मतलब स्किनर ने पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो हम कहेंगे स्किनर ने दिया है। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, तो आपको बताएं शेपिंग क्या होती है। शेपिंग का मतलब होता है जो आप कोई अगर व्यवहार चाहते हैं तो आप धीरे धीरे बच्चे के अंदर वो व्यवहार को जब मतलब व्यवहार में लाते हैं उसके, तो वही आपका शेपिंग कहलाता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे रहें, या मतलब जो है बच्चा, मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से बिहेव करे, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हम भरते हैं पुनर्बलन के माध्यम से, वही आपका शेपिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व पढ़ लेते हैं। तो स्किनर का सिद्धांत था, उसके शैक्षिक महत्व के बारे में जानें तो स्किनर का जो सिद्धांत था उसके अनुसार शिक्षक को कक्षा में अध्याय आरंभ करने से पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से परिभाषित करना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक तथा शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है और मतलब क्यों पढ़ना है, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। स्किनर से सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षक को उन अनुक्रिया एवं व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें छात्र अध्ययन के दौरान अधिक अभिरुचि रखते हैं, ठीक है। मतलब उन अनुक्रियाओं को भी देखना चाहिए, क्या बच्चा जिसमें ज़्यादा वो मतलब जो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और थॉर्नडाइक के समान स्किनर ने भी सीखने में बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक बल दिया है। ये भी जिस तरह से थॉर्नडाइक मानते हैं कि पुनर्बलन जरूरी होता है, उसी तरह से स्किनर भी मानते हैं। और कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, धनात्मक हाव भाव आदि का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा उचित रूप से करना चाहिए, ठीक है। ये पुनर्बलन जो है वो भी एक लिमिट में देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुनर्बलन भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा पुनर्बलन दे रहे हैं, पुनर्बलन का मतलब है जैसे आप हर बार जो है एक सतत पुनर्बलन दे रहे हैं कि बच्चा कोई एक सवाल भी हल कर रहा है तो आप उसको एक टॉफ़ी दे रहे हैं, तो बच्चा उसी का आदी हो जाएगा और अगर उसे टॉफ़ी नहीं मिलेगी तो नहीं हल करेगा, ठीक है। तो एक उचित मात्रा में जो पुनर्बलन है वो दिया जाना चाहिए।
और स्किनर के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष शैक्षिक आशय यह है कि शिक्षक को बालकों को कोई पाठ या अध्याय सिखाते समय पहले प्रयास के लिए सही अनुक्रिया करने पर बच्चे को अधिक से अधिक पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब जब तक वो कोई सही अनुक्रिया ना करे किसी भी पाठ के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, अगर वो सही अनुक्रिया नहीं करता है तो उसको पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। और पुनर्बलन जो है वो हमें आंशिक पुनर्बलन का ही सहारा लेना चाहिए। सतत पुनर्बलन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जब आप बच्चे को पता ही नहीं हुआ कि हमें किस चीज़ के लिए मतलब कोई भी मेरा काम है, मुझे किसी भी काम पे जो मैं अच्छा करूँगा मुझे उस पर ही पुनर्बलन मिलेगा तो वो और बेहतर करेगा। स्किनर के अनुसार छात्र पर व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए या फिर छात्रों के समूह में ऐसी शिक्षण सामग्री मतलब ऐसे शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे छात्र को अपने आप को ही अनुक्रिया मिल जाती है। स्किनर का जो सिद्धांत था यह स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि शिक्षकों को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें छात्रों को उपयुक्त व्यवहार के लिए पुनर्बलित करना या आंशिक पुनर्बलित करना चाहिए। मतलब दंड नहीं देना चाहिए। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार उसको दंड मत दीजिए, बल्कि उसको कोई ना कोई पुरस्कार समय समय पर देते रहिए। ठीक है, तो स्किनर का सिद्धांत तो आप पढ़ लीजिएगा कि एक भूखे चूहे सफ़ेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है और बॉक्स ध्वनिरोधी था। बॉक्स की दीवार से जो निकलता हुआ एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिसकी कि लीवर दबाने से अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप इलेक्ट्रॉनिक जो गेट थी उसमें हो जाती थी और लीवर दबाने से अपने आप भोजन जो है वो गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे ही वो लीवर दबाता था चूहा तो एक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने मशीन फिट की हुई थी कि जैसे वो पैर रखेगा लीवर पे तो एक गोली गिरेगी और वो उसके मुंह में सीधे वो खा लेगा। तो ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफ़ी समय तक इधर उधर घूमता रहा और दीवार और फर्श को मतलब सूंघता रहा तथा अन्य इत्यादि गतिविधियाँ करता रहा। फिर वह लीवर के पास आया, लीवर से सहसा अचानक गलती से दब गया, जिसके परिणाम से उसे खाने के लिए गोलियां मिल जाती हैं। और बाद के प्रयासों में चूहे ने यही गतिविधियाँ जैसे कि इधर उधर घूमना, दीवार फर्श इत्यादि को सूंघना बहुत कम की। अंत में एक ऐसा प्रयास भी आया जिसमें बॉक्स छोड़े जाने पर सीधा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त किया गया। इस प्रकार बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया वो सीख गया। ठीक है, तो वही जिस तरीके से थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था उसी तरीके से इनका भी प्रयोग था, स्किनर का भी प्रयोग था। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी अब हम पढ़ चलेंगे अपने बंडूरा के सिद्धांत पे, जो हमारा सामाजिक अधिगम से सिद्धांत होता है। ठीक है, बंडूरा का सिद्धांत था सामाजिक अधिगम पे इनका सिद्धांत था। ये कहते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए जो था वो समाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समाज की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। समाज के जो लोग होते हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं उसी को देख करके बच्चा सीखता है। ठीक है, बंडूरा का सिद्धांत था, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने सामाजिक अधिगम पर अपना योगदान दिया हुआ है और इन्होंने अवलोकन द्वारा सीखना जो है वो बताया था कि अवलोकन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। मतलब जैसे एक परिवार है, परिवार क्या करता है, परिवार में गाली गलौज होता है या परिवार जो है बहुत अच्छे से उसका व्यवहार बहुत अच्छे से है, तो परिवार का जिस तरीके से व्यवहार रहेगा या समाज जिस तरीके से व्यवहार करेगा उसी व्यवहार को देख करके बच्चे भी सीखते हैं और बच्चे सक्रिय होते हैं और वो व्यवहार के माध्यम से भी जो है वो सीखते हैं। ये इनका 1977 में दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। और इनका सिद्धांत क्या था मैं सबसे पहले वही आपको बता देती हूँ। ठीक है, बंडूरा का जो प्रयोग था, इन्होंने जो है बंडूरा ने बच्चों को एक फ़िल्म दिखाई थी। ठीक है, मतलब मूवीज़ दिखाई अलग अलग बच्चों को, और इस फिल्म में एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे। मतलब फिल्म क्या थी, फिल्म में ये था कि एक कमरा था जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बेबी डॉल था। ठीक है, बेबी डॉल भी रखा था। एक बालक क्या करता है, कमरे में प्रवेश करता है और खिलौने के प्रति क्रोध प्रकट करता है और वो आक्रामक हो जाता है। और यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे इन्होंने इतना फिल्म सभी को दिखाया कि एक बालक है जो एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हैं जिसमें एक बेबी डॉल भी रखा है। तो बालक क्या करता है, उस बेबी डॉल को क्या करता है कि बेबी डॉल को लेता है और बेबी डॉल पर गुस्सा दिखाने लगता है। इतनी फिल्म तो इन्होंने सभी बच्चों को दिखाई। उसके बाद इन्होंने बच्चों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने 3 समूह में उसको बांटा और उन्होंने सबसे पहला समूह था उसको उसके आगे की फिल्म दिखाई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया था। ठीक है, दूसरे समूह को इन्होंने दिखाया कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया है। और तीसरे समूह के बालक को इन्होंने दिखाया कि उस बालक को ना तो पुरस्कार मिला ना ही कोई दंड मिला। ठीक है, फिल्म को इन्होंने अलग अलग 3 मतलब बच्चों को अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक बच्चों को दिखाया कि फिल्म के मतलब इसको बेबी डॉल को मारने के लिए उसको दंड दिया जा रहा है। एक को दिखाया कि बेबी डॉल को मारने के लिए उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। एक को दिखाया कि बेबी डॉल को मारने के लिए उसको कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है,
तो इन बच्चों ने मतलब खिलौने के प्रति आक्रामकता देखी थी, मतलब जो बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता देखी, ठीक है, और जिन बच्चों को दंडित करने वाली फिल्म दिखाई गई थी उन्होंने आक्रामकता की संभावना कम कर दी। मतलब जिन्होंने देखा कि जो है बेबी डॉल को मारने पर जो है दंड मिल रहा है तो उन्होंने बेबी डॉल को मारना मतलब नहीं मारा, और जिन्होंने देखा कि पुरस्कार मिल रहा है उन्होंने बेबी डॉल को पीट दिया, ठीक है, और जिन्होंने देखा था कि बेबी डॉल पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो उन्होंने उसमें से कुछ ने बेबी डॉल को मारा, कुछ ने नहीं मारा, ठीक है। तो इसका इन लोगों ने प्रयोग किया और प्रयोग करके उन्होंने बताया कि जो है बच्चा वही चीज़ें सीखता है जो उसके समाज में होती हैं। जैसे अगर समाज गंदा है तो बच्चे में भी गंदगी आएंगे, लेकिन अगर समाज अच्छा है तो बच्चे में भी अच्छाई आएंगी। तो ये अपने सिद्धांत में ये बताते हैं, ठीक है। तो ये अब बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो था, जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जो बातें आपको बताई जा रही हैं आपको उतना याद रख लेंगे तो भी आप लोग पास हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबर से। 1904 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन पियाजे जो थे वो बताते हैं, इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, ठीक है। ये संज्ञान पर जो है अपना सिद्धांत देते हैं, मतलब संज्ञान पे बात करते हैं कि बच्चे के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है ये बच्चे को बिल्कुल एक्टिव मानते हैं, और कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है वो जन्म से ही उसके अंदर होती है। मतलब उसके अंदर जो सोचने समझने इन सब चीज़ों की क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है, और बच्चा एक्टिव होता है और उम्र के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से जो है वो सीख लेता है। मतलब वो उसके अंदर क्षमता है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने आप जो है चीज़ों को सीख लेगा। एक सक्रिय ज्ञान के निर्माता के रूप में ये मानते हैं कि मतलब बच्चा जो है वो एक सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। तो इसमें बालकों में वास्तविक के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना है, ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर, ना सिर्फ अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्धारित करता है। इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर बच्चा जो है सीख सकता है, लेकिन वो उसकी परिपक्वता और उसके अनुभवों पर निर्भर करती है, ठीक है। बच्चा कितना परिपक्व है और कितना बच्चे को अनुभव है उसके आधार पर मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। इन्होंने अपना सिद्धांत जो था वो 4 चरण में दिया हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत के 4 चरण बताए थे, ठीक है। मैं आपको वो बता देती हूँ और फिर हम जो है पढ़ेंगे एक एक चीज़ों के बारे में। तो ये इनके 4 चरण थे। इन्होंने पूर्व संवेदी मतलब संवेदी पेशी अवस्था के बारे में बताया, 0 से 2 वर्ष तक की होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिन्होंने 2 से 7 बताया, ठोस मतलब मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 की थी, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर के मतलब 11 के ऊपर की होती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएँ बताई थी, और इनसे संबंधित कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय था इन्होंने दिया था। सबसे पहले इन्होंने अनुकूलन दिया है। तो अनुकूलन क्या होता है? पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या है? तो बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चा अपने वातावरण के साथ स्वाभाविक रूप से खुद ही जो है एडजस्टमेंट करने लगता है, खुद ही चीज़ों को अनुकूलित करता है। वो 2 तरीके से बताते हैं कि बच्चा 2 तरीके से अनुकूलन करता है, एक आत्मसातकरण करके, एक जो है आपका समायोजन करने। आत्मसातकरण का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे वो कोई पुराना कॉन्सेप्ट उसके मन में है और उस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके सीख लेना। जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कुत्ता देखा है, ठीक है, कुत्ता देखा है बच्चों ने, तो अब वो बिल्ली को भी देख कर, जैसे वो जानता है कि 4 पैर है तो कुत्ता है, ठीक है, तो वो बिल्ली को भी देखेगा तो उसको भी क्या बोलेगा? कुत्ता ही बोलेगा, क्योंकि वो अपने पुराने ज्ञान में जब कोई नया ज्ञान को एज वैसा ही याद कर लेता है या वैसा ही सीख लेता है तो आपका कहलाता है आत्मसातकरण। और समायोजन होता है कि जब वो मतलब उसमें जो भी वो चीज़ें हैं जो वो सीख रहा है, ठीक है, उसको वो संशोधित करके ऐड करे। जैसे उन्होंने देखा कि 4 पैर है तो कुत्ता है, लेकिन 4 पैर है तो बिल्ली नहीं है, मतलब 4 पैर है तो वो हर 4 पैर वाला कुत्ता ही नहीं होता है। वो जब इसको सीख लेता है तो उसको हम समायोजन कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आत्मसातकरण क्या होता है कि चीज़ों को एज जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेना, कि जैसे 4 पैर होंगे तो कुत्ता होगा, वो बच्चा सीखा था पहले से, अब वो ये भी 4 पैर की बिल्ली भी देखता है तो भी कहता है कि ये कुत्ता ही है, ठीक है, लेकिन वो आपका आत्मसातकरण हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसमें कुछ संशोधन करता है कि नहीं, कुत्ते की आवाज़ तो भौं भौं होती है, बिल्ली की आवाज़ तो म्याऊं म्याऊं होती है, इसका मतलब है ये कुत्ता नहीं कोई और जानवर है, जब वो इस तरह से करता है तो वो उसका समायोजन होता है।
अगला उन्होंने बताया था साम्यधारण। साम्यधारण का संप्रत्यय जो है वो अनुकूलन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है। साम्यधारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्यधारण होता है कि जब आत्मसातकरण और जो आपका समायोजन है उनके बीच संतुलन स्थापित हो जाए। कि जैसे बच्चा जानता था कि मतलब कुत्ता है, ठीक है, मतलब बच्चा जानता था कि कुत्ता है और वो उन्होंने अपना संशोधन किया कि हर 4 पैर वाला कुत्ता ही नहीं होता, ये बिल्ली है। इन दोनों के बीच में जो वो संतुलन स्थापित करता है कुत्ते और बिल्ली के बीच में, वही उसका साम्यधारण कहलाता है। अगला है मतलब संरक्षण। पियाजे के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय आपका संरक्षण भी आता है। संरक्षण का तात्पर्य है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता। मतलब किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन करने की, अलग अलग करने की जो क्षमता होती है वो आपकी संरक्षण होती है। अगला है संज्ञानात्मक संरचना। मैं आपको संरक्षण के बारे में एक और समझा दूँ। संरक्षण का मतलब होता है जैसे वो जब बच्चा समझ जाए कि जो है जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे एक बड़ी मतलब जो एक चौड़ी गिलास है, ठीक है, उसमें उसको दिया जाता है और एक लंबी गिलास और पतली, लंबी है लेकिन पतली गिलास में है, उसमें दिया जाता है। तो जब बच्चा ये समझने लगे कि हाँ जो ये पतला मतलब चौड़ा और छोटा वाला गिलास है इसमें ज़्यादा जल आएगा और इस लंबे गिलास की अपेक्षा, तो यही संरक्षण होता है, ठीक है। तो संरक्षण आप समझ गए होंगे कि जब बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट हो जाए कि उसके रूप, रंग, उसके वजन, भार, इन सब में वो अंतर करने लगे कि हाँ कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। एक रुई का बंडल रखा है वो ज़्यादा होगी, मतलब एक छोटा मतलब बहुत ढेर सारी रुई रखी है तो वो ज़्यादा होगा कि एक 5 किलो का बाट रखा हुआ है छोटा सा, वो ज़्यादा होगा। जब बच्चा इन दोनों में डिफरेंट करना सीख जाए तो वही आपका संरक्षण होता है। अगला है मतलब संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक मतलब किसी बालक का जो मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, जिसके आधार पर एक 7 साल का बालक को एक 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। अगला है मानसिक संक्रिया। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह उसकी मानसिक संक्रिया समझा जाता है। जैसे मानसिक संक्रिया का मतलब होता है जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर जो है वो अपने उसके समाधान के लिए आप सोचते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास समस्या है, उस समस्या के बारे में जब आप चिंतन करते हैं तो वही आपकी मानसिक संरचना होती है। अगला है स्कीम्स, ठीक है। व्यवहार के संगठित बैठक पैटर्न को क्या आसानी से दोहराया जा सकता है उसे हम स्कीम कहते हैं। जैसे एक बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब, कॉपी, वर्ग, कक्षा के अनुसार ले लेता है तो स्कूल ड्रेस पहनता है, जूते पहनता है, तो यह व्यवहार स्कीम्स कहलाती हैं, ठीक है। जब मतलब व्यवहार को एक संगठित रूप में जो है वो आपको जो है एक पैटर्न के रूप में जो है वो आपको संशोधित मिला तो वही आपका कहलाता है स्कीम। स्कीमा होता है कि जो भी सूचनाएं हैं, सूचनाओं की जो संगठित पैकेट होती है, मतलब कोई भी सूचना आपके दिमाग में जो है उसकी जो संगठित पूरा संगठन, उसकी संगठित पैकेट आपके पास, पैटर्न आपके पास रहता है, वही आपका स्कीमा कहलाता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से है। मतलब 3 से 4 साल का बालक इन क्षमताओं का उपयोग नहीं करता, वे बालक आत्मकेंद्रित होते हैं, ठीक है। विकेंद्रित का मतलब होता है जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डिफरेंट वे में आप उसमें सोच सकते हैं तो आपका विकेंद्रीकरण होता है। तो ये कुछ संप्रत्यय थे जो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए। जैसे वो आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि बताइए, आपको 3-4 दे देंगे कि स्कीम है, ठीक है, फिर स्कीमा है, मतलब स्कीम है, स्कीमा है, फिर आपका मतलब मान लीजिए साम्यधारण है, ठीक है, और वो एक आप वर्ड दे देंगे यम-के-ओ है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम से मतलब जीन पियाजे संबंधित नहीं है। तो जब आपको पता रहेगा तो आप बताएंगे कि यम-के-ओ संबंधित नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो पियाजे के जो अवस्थाएँ थी मैंने आपको बता दिया कि 4 अवस्थाएँ थी और अलग अलग अवस्था में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे संवेदी पेशी अवस्था है तो बच्चा इसमें सेंस के माध्यम से सीखता है, ठीक है, जो उसकी सेंस रहती हैं उसके माध्यम से वो सीखता है आपका। जैसे पकड़ना, ठीक, किसी चीज़ को मुंह में लेकर डाल के उसको सीखना, मतलब चखना, चख करके सीखना, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में ज्ञान है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब प्राप्त करता है तो वो पहली अवस्था है। और इसी पहली अवस्था में एक आपका आता है जीववाद, ठीक है। जीववाद आपका आता है या फिर वस्तु अस्थायित्व कह सकते हैं, ठीक है, वस्तु अस्थायित्व भी कहते हैं। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है वो भी उसके सामने वो भी ऑब्जेक्ट को वो इमेजिन करता है। जैसे खिलौना है, अगर आपने उसको खिलौनों को कहीं छुपा दिया तो वो उस खिलौनों पे भी जो है अपना दिमाग रखेगा कि नहीं ये खिलौना यहीं है, यहीं आसपास कहीं है, बस वो मेरी नज़रों से दूर है। और जीववाद होता है कि किसी निर्जीव चीज़ को भी वो सजीव समझता है, ठीक है।
तो ये जीववाद आपका इसमें भी पूर्व संक्रियात्मक में भी आता है। तो पूर्व संक्रियात्मक जो है वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 2 से 7 की होती है। इस अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, आप ये दोनों भाग बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जानते रहिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना कि हाँ उसके पूर्व संक्रियात्मक के भी क्या क्या भाग होते हैं। उसके बाद आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़िएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 या 12 वर्ष तक की भी होती है। इस अवस्था की विशेषता है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं जो समस्या का समाधान कर लेता है। मतलब बच्चे के सामने जो मूर्त चीज़ें हैं, मतलब उसका जो चिंतन रहता है वो मूर्त होता है। मूर्त का मतलब है जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसके बारे में वो सोच सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके सामने कुत्ता है तो वो कुत्ते के बारे में सोच लेगा, इमेजिन नहीं कर सकता है वो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है, मूर्त चीज़ें जो उपलब्ध हैं उसके बारे में उसका चिंतन विकसित हो जाता है। इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, मतलब सीरिएशन होता है कि बच्चा अलग अलग ऑब्जेक्ट को उसके क्रम में लगा सकता है। जैसे छोटे बड़ा है तो वो बता सकता है छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। ठीक है, और इसमें पलटावी जो गुण होता है वो पाया जाता है। पलटावी का मतलब है जैसे वो जानता है कि 5 + 3 बराबर भी 8 होगा और 3 + 5 बराबर भी 8 होगा। ठीक है, मतलब चीज़ों को पलटना भी वो जानता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं। ये कुछ गुण है जो उसके अंदर आ जाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया संरक्षण भी उसके अंदर आ जाता है। अलग अलग चीज़ों में जो संबंध निर्माण करना है वो भी आ जाता है। वर्गीकरण भी वो कर सकता है। ठीक है, जैसे आप उसको दे देंगे 2-4 ऑब्जेक्ट तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अंतर है उसको भी वो छांट के अलग कर सकता है। और नेक्स्ट बात कर रहे होंगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक की। अमूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है, ठीक है, जो अमूर्त चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है और इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, 11+ ये आपकी स्टेज होती है। और इसमें बच्चा जो होता है जो सामने उसके आप सामने नहीं है, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है। ठीक है, इसमें क्रमबद्धता, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। और इसका शैक्षिक महत्व दिया गया है। आपकी ये यूनिट थोड़ा ज़्यादा ही लंबी है बट लेकिन आप लोग जो है परेशान नहीं होंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पियाजे ने अपने सिद्धांत में बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण माना है। इसमें शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय बालक की आवश्यकता और उसकी अभिरुचि तथा प्रेरणा का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास बढ़ता जाता है उसके अनुसार बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए जटिल मानसिक क्रियाओं को अधिक बढ़ाने के लिए तत्पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये पढ़िएगा, बिल्कुल इजी वे में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और मैं आपको वाइगोस्की के सिद्धांत को बारे में बता देती हूँ। वाइगोस्की का क्या सिद्धांत था। वाइगोस्की के सिद्धांत में वाइगोस्की ये भी एक संज्ञानात्मक विकास का ही इनका सिद्धांत था। इन्होंने समाज को बहुत महत्वपूर्ण माना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके सिद्धांत का जो नाम था वो आपका था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब सोशल कल्चर थ्योरी इनके सिद्धांत को कहते हैं। जैसे जीन पियाजे जो थे वो मानते थे कि बच्चे के अंदर परिपक्वता और अधिगम से बच्चा जो है चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, ये मानते हैं। जबकि लेव वाइगोस्की मानते हैं कि समाज जो है वो हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके समाज के लोगों के साथ बातचीत करके वो जो है अपना संज्ञानात्मक विकास जो है वो करता है। तो इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, हम आपको वो चीज़ें बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने MKO के बारे में बताया था, जिसे आप मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने भी फुल फॉर्म आपके इससे रिलेटेड हैं आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं कि जहाँ से बच्चा जो होता है जो उससे ज़्यादा जानकार होता है। जैसे एक बच्चे से ज़्यादा जानकार, जैसे बच्चा नहीं कहेंगे, मतलब कोई भी ज़्यादा जो आपसे ज़्यादा जानता हो। जैसे आपके लिए MKO आज हम हैं, क्यों? क्योंकि मानते हैं आप लोग अपने अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन जो आपका ये फील्ड है जो D.Ed का मतलब है, इसमें कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हम ज़रूर जानते हैं, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो MKO का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपसे आप जो जिस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं उससे आपसे ज़्यादा जानता हो, वो MKO हो सकता है। वो कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, जैसे छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा देता है। ठीक है, तो MKO जो है वो कोई भी हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानता हो। तो ये MKO इन्होंने दिया था। इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया था, वो आपको जानना ज़रूरी है। इन्होंने एक दिया था इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि पाड़ या मचान।
ठीक है। मचान ये आप कहते हैं। मचान का मतलब होता है एक टेम्प्रोरी हेल्प जो आपको दी जा रही हो। जैसे मान लीजिए एक बच्ची है जो साइकिल चला रही है, तो बच्ची साइकिल पर बैठी है और पापा उसको जो है पीछे से थोड़ा पकड़ के रखें ताकि ये गिरे ना, ठीक है। तो जो पापा का पकड़ना है पीछे से, यही आपका इसके फोल्डिंग है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जब आपको थोड़ी सी हेल्प दी जाती है, जैसे अभी मैं आपको इसके फोल्डिंग ही दे रही हूँ, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको जो है आपको सारी जानकारी है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो आपको एक कम समय में एक पूरी रिवीजन, एक पूरी यूनिट का रिवीजन आपको चाहिए, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा करके आपको थोड़ा सा इसके फोल्डिंग ही दे रही हूँ, थोड़ा सा आपको पार्ट या मचान ही दे रही हूँ, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, जिन्होंने बताया था ZPD, ठीक है, जिसे आप कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको क्या कहा जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। तो ZPD क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ। ZPD होता है, जैसे आप लोग कुछ जानते हैं, ठीक है, ये आप लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आप कुछ तो जानते हैं ना, आप अभी पेपर देने जा रहे हैं, तो आप जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंटल लर्निंग है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपका लर्निंग है, ठीक है, CDL आपका जो ये पेपर है, इस पेपर के बारे में आप कुछ तो जानते हैं। और मैं आपको थोड़ी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो आपका ज्ञान जो यहाँ था, मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था और मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मतलब मेरे और पढ़ाने में मतलब आपका जो स्तर था, जो आप यहाँ थे और जो मैंने पढ़ा दिया अब आपका स्तर यहाँ पे पहुँच गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, जो गैप आएगा ना, वही आपका कहलाता है आपका ZPD, ठीक है। ये जो गैप आप देख रहे हैं यही ZPD है। मतलब एक बच्चे का जो निम्न स्तर है, उसके निम्न स्तर और वो जो आपके इसके फोल्डिंग के थ्रू, ठीक है, अब उसका जो उच्च स्तर बना है, इन निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच का ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसके बीच का इतनी दूर का ये गैप, इसी गैप को हम कहते हैं ZPD, ठीक है। ये आपका कहलाएगा ZPD, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्तर है और मैंने जो है आपको, जैसे मान लीजिए ये पूरा केंद्र है, ये फोकस है और आपका स्तर यहाँ पे था और मैंने आपके स्तर को यहाँ तक पहुँचा, तो इन दोनों बीच का जो गैप आएगा वही आपका जो कहलाएगा ZPD। और मेरे द्वारा जो हेल्प दी जाएगी वो कहलाएगा आपका इसके फोल्डिंग, और मैं जो हेल्प दे रही हूँ तो मैं MKO हूँ, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, इसी के माध्यम से वो कहते हैं कि बच्चा सीख सकता है। और इसका सिद्धांत के क्या महत्व हैं उसको पढ़ लीजिए। इसमें यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्द ही अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा इनके सिद्धांत को, इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम आपको बता देते हैं। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कूल में जो वर्ग या कक्षा चलाए जाते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल डाला जाता है तथा बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर पर्याप्त अवसर देने पर भी बल दिया जाता है। बच्चे को जितना हम मतलब उसको सिखाएंगे, जितना उसको अवसर देंगे, उतना ही ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर पाएगा। बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं के मतलब बढ़ावा दिया जाए और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश कीजिए ताकि उसकी स्कूली शिक्षा जो है वो अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो और ये कुछ बात करते हैं, जैसे वो बात करते हैं पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो ये बात करते हैं सहयोगी अधिगम की, कि सभी को समाज में एक सहयोग के माध्यम से जो है वो सीखना चाहिए। तो ये आपका सिद्धांत था पूरा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम 3.3 पढ़ रहे होंगे। 3.3 में हम पढ़ेंगे लर्निंग स्टाइल एंड टाइप ऑफ लर्नर। लर्निंग स्टाइल, जैसे पहले आपका दृश्य होता है, दृश्य लर्निंग स्टाइल। और दृश्य लर्निंग स्टाइल में बात करते हैं तो दृश्य शिक्षार्थी विद्यार्थी को सर्वोत्तम रूप से अवसूचित कर सकते हैं, जैसे मानचित्र, चार्ट, आरेख और यहाँ तक कि निबंध के दृश्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छा है। जब शिक्षक एक व्हाइट बोर्ड पर अपने व्याख्यानों को निश्चित या आरोपित करते हैं तो दृश्य शिक्षार्थियों को लग सकता है कि वह जानकारी की बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जो दृश्य शिक्षार्थी होते हैं, हम सीधा सा मतलब है वो चीज़ों को जो देख करके सीखते हैं, ठीक है। एक श्रवण शिक्षार्थी होते हैं जो जानकारियों को पढ़ने या नेत्रहीन जो प्रदर्शित करने की बजाय उसे सुनना पसंद करते हैं। श्रवण शिक्षार्थी वो होते हैं जो देख करके मतलब धीरे धीरे बोलते हैं, बोल करके पढ़ते हैं। वो रेखीय विचारक होते हैं और उन चीज़ों को देख सकते हैं जो ज़ोर ज़ोर से सुनते हैं, ठीक है।
मतलब श्रवण शिक्षार्थी का मतलब क्या है कि वो शिक्षार्थी जो सुन कर के मतलब पढ़ कर के चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। और जब अध्ययन की बात आती है तो एक श्रवण विद्यार्थी सामग्री को सबसे अच्छी तरह से याद रख सकता है यदि वे इसके बारे में किसी और के साथ बात करते हैं, क्योंकि किसी पृष्ठ पर शब्दों की दृश्य छवि की तुलना में वार्तालाप को ज़्यादा आसान से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप है और यहाँ से पढ़ेंगे हम लर्नर टाइप के बारे में, कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं। तो पहला है श्रवण और संगीत के सीखने वाले, मतलब जो सुन करके सीखे गए, मतलब श्रवण शिक्षार्थी उन्हें समझाए गए समाधान और उदाहरण सुनना पसंद करते हैं और जानकारी को समझने के तरीके के रूप में जो है वो संगठित करते हैं। अगला आपका आता है दृष्ट जो या फिर स्थानिक शिक्षार्थी। जो स्थानिक शिक्षार्थी होते हैं वो जैसे आरेख के माध्यम से, अवधारणाएं, चार्ट पेपर के माध्यम से, ठीक है, इन सब मतलब जो दृश्य चीज़ें हैं देख करके वो सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे चार्ट हो गया, ठीक है, ग्रिड पेपर हो गया, तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से वो देख देख कर जो है चीज़ों को करना पसंद करते हैं। और दृश्य विद्यार्थी अपने अनुप्रयोगों में संगठित या संरचनात्मक हो सकते हैं और रंग और आकार इत्यादि चीज़ों को उपयोगी पाते हैं। गुण अगर आप बताएं तो आसानी से विचलित नहीं होते, प्लानिंग में मज़ा आता है इनको और निर्देश पसंद करते हैं। एक मौखिक शिक्षार्थी होते हैं। मौखिक शिक्षार्थी मतलब लिखना और पढ़ना दोनों इसमें शामिल होता है। मौखिक शिक्षार्थियों को पढ़ने और लिखने, शब्दों के खेल और कविताओं के लिए प्राथमिकता हो सकती है। और मौखिक शिक्षार्थी शब्दों की एक विस्तृत श्रेणी का अर्थ जानते हैं और उनको प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। और तार्किक और गणितीय शिक्षार्थी भी होते हैं, जो मतलब तार्किक शिक्षार्थी किसी विषय विशेष को समझने के लिए तर्क और विश्लेषणात्मक जो गणितीय कौशल है उस पर आधारित होते हैं। मतलब जो ये शिक्षार्थी होंगे ये जो है आपको सीखने के लिए तार्किक और गणितीय रूप से जो है उस पर डिपेंड करते हैं। और इस प्रकार के शिक्षार्थी अपने सीखने में कनेक्शन, कारण, पैटर्न और परिणाम खोजते हैं। ठीक है, मतलब इनको क्या है कि ये तर्क के माध्यम से जो है चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे इनमें पैटर्न की मान्यता है, गणित में अच्छा होते हैं और सामूहिकरण वर्गीकरण की ओर इनका झुकाव होता है। अगले होते हैं आपके शारीरिक और गतिज शिक्षार्थी। आमतौर पर व्यवहारिक शिक्षार्थी कहलाते हैं। काइनेस्टिक विषय वस्तु की सामग्री के साथ शारीरिक रूप से ये जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया को करने में प्राथमिकता देते हैं, मतलब किसी काम को कर करके सीखने में इनको आनंद आता है। ठीक है, ऊर्जावान रहते हैं। उंगलियां या पैरों को हिलाना, मतलब एक्शन के थ्रू ये चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। अगले होते हैं सामाजिक और पारस्परिक शिक्षार्थी, मतलब ये समाज की चीज़ों को समाज में भागीदारी से ज़्यादा सीखते हैं। भाषाई शिक्षार्थियों में भागीदारी इसमें होती है। सामाजिक और किसी विषय को बेहतर समझ शिक्षक इस प्रकार के शिक्षार्थियों को भूमिका निभाने, सामूहिक गतिविधियों में उपयोग करने और छात्र बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। मतलब ये जो शिक्षार्थी होते हैं ये आपके कैसे सीखते हैं, एक समूह में वर्क के माध्यम से ये सीखते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से ये सीखते हैं, समाज के साथ जुड़ करके ये सीखना पसंद करते हैं। आपका ये बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, मतलब जो दूसरों के साथ घुलने मिलने वाले होते हैं, अच्छा संदेश वाहक होते हैं और संवेदनशील और सहानुभूति वाले होते हैं। अगला है एकांत और अंतःव्यक्ति शिक्षार्थी। ऐसे शिक्षार्थी जो अकेले में रहना पसंद करते हैं और वो किसी से बात समाज से वो नहीं सीखते हैं, इसमें एकल शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। ये छात्र सामाजिक शिक्षार्थियों के जस्ट विपरीत होते हैं, मतलब समाज के द्वारा ये नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, और एकांत शिक्षार्थी अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत किए बिना अकेले अध्ययन करना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत कार्य जो है वो एकल छात्र की विशेषता है। शिक्षक इस प्रकार के शिक्षार्थियों की उन गतिविधियों का उपयोग के माध्यम से मदद करते हैं जिनमें व्यक्तिगत कार्य जो है वो समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद में ही खोए हुए रहना पसंद करते हैं, किसी दूसरे से बात नहीं करते, अंतःमुखी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुण होते हैं। बाकी यहाँ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में यूनिट 3.4 जो है वो पढ़ रहे होंगे। 3.4 और 3.5 हम दोनों जो है यूनिट मतलब इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आपको देखिए यूनिट आपका ये बहुत बड़ा है, बाकी के यूनिट आपके छोटे हैं, बट ये आपका यूनिट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को अगर एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हुए भी चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं शाम तक जो है उसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी आपको, और पेपर के पहले आपको 5 यूनिट दे दूँगी। के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और मैं आपको कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आज जो है लगभग दोपहर में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देखना उसको भी मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।